नमस्कार आप सभी को। हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या है, यानी कि इसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं रक्तहीनता। जिसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, एनीमिया कहलाता है। खून की कमी होना ही एनीमिया कहलाता है। खून की कमी होने से नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसको मेंटेनेंस करने से पहले, इसका उपचार करने से पहले हम इसके सही कारण के बारे में जानेंगे। आखिर होता क्यों है एनीमिया। एनीमिया होने का कई रीजंस हैं, कई कारण हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि खान पान में, भोजन में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलने की वजह से भी लोग एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हम भोजन करते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं करते। उस भोजन से जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी पौष्टिक आहार हैं, हमारे बॉडी को मिलनी चाहिए। आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब तक इस शरीर को नहीं मिलेगा तब तक इस शरीर को नेचुरली ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। एक होता है जीना और एक होता है बढ़िया तरीके से जीना। ठीक उसी प्रकार से जो एनीमिक पेशेंट होते हैं, जो एनीमिया का शिकार होते हैं, जिसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसके कई लक्षण से हैं। ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहेगा उनका। अब क्यों लो रहेगा? ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप, खून का दबाव। जब खून ही कम है तो दबाव ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। जब ब्लड कम रहेगा तो उसका प्रेशर भी तो कम होगा। तो जिससे एनीमिया हो जाता है उसका ब्लड प्रेशर हमेशा लो होता है, यानी कि नॉर्मल जो रेंज होता है, नॉर्मल से लो होता है। चलो अब मैं आगे बताता हूँ। पहला तो ये कारण हो गया कि भोजन में प्रचुर मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाना भी एनीमिया का एक मुख्य कारण बन जाता है। दूसरा जो कारण है, महिलाओं में खास करके प्रसव के समय अधिक ब्लीडिंग होना भी एनीमिया का कारण बन जाता है। प्रसव हो रहा है और प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद अधिक ब्लीडिंग होना, शरीर से आरबीसी की मात्रा घट जाना एनीमिया कहलाता है। बार बार गर्भवती होना भी एनीमिया का मुख्य कारण बनता है। बार बार महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उससे भी एनीमिक हो जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, शरीर में आरबीसी कम हो जाता है। तो इन बातों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है और ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा जो कारण है वो है अनियमित पीरियड। जो पीरियड के समय में जो टाइमिंग होता है, कई बार होता है पीरियड महीने में 2 बार हो जा रहा है, 3 बार हो जा रहा है, या लगातार 10 दिन तक लगातार वो ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये भी मुख्य कारण बनता है और पेशेंट को एनीमिक कर देता है, कमज़ोर कर देता है और ब्लड कम जाता है बॉडी से। तो अनियमित पीरियड होना भी ये एनीमिया का कारण होता है। पुरुषों में, खास करके पुरुषों में अगर एनीमिक है वो, तो एक मुख्य कारण बनता है पाइल्स यानी कि बवासीर। बवासीर के कारण भी कई पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होता है और उस अवस्था में भी काफ़ी, अगर उसका ट्रीटमेंट समय से नहीं किया गया, अगर उसका सही से उपचार नहीं किया गया बवासीर वाले पेशेंट को, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि वो भी, उस पेशेंट को भी शरीर में आरबीसी कम हो जाता है। तो सही समय से अगर पाइल्स का, बवासीर का अगर उपचार नहीं हुआ तो भी एनीमिया का कारण बन जाता है। कई बार हुक वर्म की वजह से, वर्म की वजह से भी पेशेंट एनीमिक हो जाता है, तो उसका भी समय समय पर हम उसका उपचार करा लें, ताकि हुक वर्म भी बहुत बड़ा कारण बनता है एनीमिया में। वर्म जिसको हम बोलते हैं केचुआ हो जाना पेट में, तो ये भी एनीमिक कर देता है पेशेंट को। मुख्यतः जो हमारे देश में एनीमिया का जो लक्षण पाया था उसमें से मुख्य कारण होता है भोजन में आयरन
नहीं मिल पाना या शरीर में आयरन की कमी हो जाना मेन कहलाता है एनीमिया, है ना। तो आयरन हमें कहाँ से मिलेगा? तो तत्काल चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें हैं, खान पान का ध्यान रखें ही, पर कुछ मेडिसिन है जिससे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस मेडिसिन का अगर हम प्रयोग करेंगे, और कुछ परहेज है, जैसे मैंने कहा पहले कि बार बार महिला गर्भवती हो जाती हैं, जैसे एक कहा जा सकता है कई महिलाओं के 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हो तो शरीर है, बॉडी है तो कमज़ोर तो हो ही जाएगा। तो ये भी मुख्य कारण बन जाता है एनीमिया का। तो चलिए मैं सीधे चलता हूँ मैं उपचार पे, और इस पर इसका जो विस्तार से जो चीज़ें वर्णन की गई इस बुक में है, आयुष चिकित्सा गाइड में। आप इसको अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। वीडियो में मैं सारी चीज़ों को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आपके पास बुक है तो उससे भी अभ्यास कर सकते हैं, उसको ही पढ़ करके आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं मुख्य रूप से बात करता हूं कि इसे हम कैसे दूर करें। अगर आयरन की कमी है तो आयरन की दवा चलाएंगे। आयरन की दवाई के लिए ज़रूरी होता है कि जैसे फोलिक एसिड और आयरन, जैसे फेफोजेड, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक का कम्बिनेशन है, इस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। हेम्फर टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, हेम्फर सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, हेम्फर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट ज़्यादा अगर एनीमिक है, पेशेंट अगर ज़्यादा कमज़ोर है, अगर आपको लगता है कि उसका हेमोग्लोबिन कम है, तो आप आयरन का इंजेक्शन, जैसे कि एनफेरॉन एक इंजेक्शन आता है, उसे एक दिन बीच करके, एक दिन छोड़ करके अगर इंट्रामस्कुलर दिया जाए तो 10-15 दिन का लगातार ट्रीटमेंट के बाद उसका जो स्थिति है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पेशेंट ज़्यादा वीकनेस में है, ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप उसमें सबसे बढ़िया जो मेडिसिन होता है आप यूज कर सकते हैं। ओरोफेरेक्सटी मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हेम्फर एक्सटी का प्रयोग कर सकते हैं, या हेम्फर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बेटर होता है कि इसमें नॉर्मल सलाइन में, अगर वो नॉर्मल सलाइन 100 ml का हो या फिर 500 ml का भी सलाइन है, तो कई बार 500 ml में लोग चलाते हैं, या 100 ml के जो फ्लूइड होता है, बोतल होता है, उसमें हेम्फर एम्पुल को डिजोल्व करके मिला करके धीरे धीरे सीरम मार्ग से उसको चढ़ाते हैं, ताकि पेशेंट को शरीर में आयरन की मात्रा मेंटेन हो सके, बढ़ सके, और पेशेंट एनीमिक नहीं रहे। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटीन एक्स प्रोटीन पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं दूध के साथ, ये भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो मुख्य दवाइयाँ, एनफेरॉन हो गया, हेम्फर हो गया, ओरोफेरेक्सटी हो गया, हेम्फर एक्सटी टैबलेट हो गया या कैप्सूल्स हैं, सिरप है इसका सिरप का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत कारगर हैं। मैं आपको समझाने के लिए इतनी सरल भाषा में बता रहा हूँ ताकि आप इसका प्रयोग कर सकें। कई बार ऐसा करते हैं कि सलाइन में ही देना, तो किसी भी सलाइन में दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा जब भी हेम्फर का प्रयोग करें तो नॉर्मल सलाइन यानी कि NS में ही प्रयोग करना है। NS, दूसरे किसी सलाइन में आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। करेंगे तो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर नहीं करना है। जो सिस्टम बनी है उस सिस्टम को फॉलो करना है। किसी ने मुझसे कहा कि सर अगर मैं RL में हेम्फर डाल के चढ़ाऊँ तो क्या? भाई, जो मेडिकल साइंस कहता है उसे फॉलो करना है, अपनी मन मर्जी चलाने की जरूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कि पानी पीना है मुंह से, और कोई मुझे समझाने लगे कि सर अगर नाक का भी तो रास्ता वहीं जाकर मिला है तो हम नाक से भी तो पानी पी सकते हैं। तो अपना समझो, अगर नाक से पानी पीना चाहते हो जाएगा पेट में, पर वो पानी पीने के लिए नहीं बल्कि सांस लेने के लिए बनी है। तो अगर अपनी मर्जी चलाएंगे तो नुकसान आपका होगा। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। वैसे इस बुक के बारे में कहना चाहता हूँ, ये रेगुलर रूटीन वाइज आपको 3 महीने में प्रयास ये करें कि पूरा का पूरा किताब का अभ्यास 3 महीने में कर लें। इसको पूर्ण रूप से ध्यान से पढ़ें। आपको इस बुक में रोग के बारे में, रोग से हम कैसे बचें उसके बारे में, उसके सही उपचार के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे ही आप इस किताब को पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर जो भी अध्याय है इसका अगर पढ़ लेंगे ना, तो आपके अंदर सवाल उत्पन्न नहीं होगा, सिर्फ जवाब ही जवाब होगा। तो लगातार आप बने रहिए,
इस किताब के जो भी चैप्टर्स हैं मैं उसका एक भाग पढ़ रहा था और वो था एनीमिया। अगले भाग में जब हम आएंगे तो एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे, नए रोग के बारे में बताऊंगा आपको। और देखो, किसी भी चीज़ को शॉर्ट में समझ पाना बहुत बढ़िया होता है और उसको विस्तार से समझेंगे। कई लोग सवाल करते हैं क्यों होता है एनीमिया, मैंने कारण बताया। अब उसको मेडिकल साइंस में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको एनीमिया को पढ़ने में आपको महीनों लग जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।